हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीजी के पढ़ा रहा हूं। आज हम हमारे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आप देखिए, जैसे पहला इसका पार्ट होता है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। ये 3 भागों में हमारे मध्य प्रदेश को हम प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत बांटते हैं। ये आप याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को प्राकृतिक आधार पर या भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला इसमें आ जाएगा ये मध्य भारत का पठार, दूसरा हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, इसके बाद में फिर तीसरा आ जाएगा मालवा का पठार और चौथा आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार और 5वां होगा नर्मदा सोन घाटी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर दूसरा आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी होती है, इसमें किस किस को शामिल किया जाता है? तो इसमें राजपीपला श्रेणी आ जाती है और ग्वालीगढ़ तथा महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। इसके बाद फिर पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार को हम बघेलखंड पठार में बांटते हैं। तो ध्यान रखें, जो पूर्वी पठार है वही क्या है? बघेलखंड का पठार है। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं विंध्य कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार। तो इससे पहले मैं आपको इसमें डायग्राम बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर तो आप जो डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा? तो सबसे ऊपर का भाग कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। सॉरी, ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? ये है मध्य भारत का पठार। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हिस्सा है, ये कहलाता है अपना बुंदेलखंड का पठार। और रीवा पन्ना का पठार ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को विंध्य कगारी प्रदेश के नाम से भी हम जानते हैं, रीवा पन्ना के पठार को। तो इसको विंध्य कगारी प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। और दूसरा कि इसमें ऊंचा नीचा क्षेत्र है। तो जो ऊंचा नीचा क्षेत्र होता है, किनारे वाला क्षेत्र होता है, उसको कहा जाता है कगारी प्रदेश। तो ये विंध्य कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार इधर है। फिर हमारा पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र में जाएगा बघेलखंड का पठार। फिर उसके बाद में नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी नर्मदा सोन घाटी है। फिर इसके बाद में ऊपर अपन देखते हैं यहाँ पर ये मालवा का पठार है यहाँ पर। फिर इसके बाद नीचे आ जाता है ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसमें देखिए, जैसे रीवा पन्ना के पठार में, तो इसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका विस्तार, भौगोलिक विस्तार कितना है। तो भौगोलिक विस्तार में अपन देखते हैं कि 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये स्थित है। अब ये उत्तरी अक्षांश क्या है फ्रेंड्स? तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उत्तरी अक्षांश का मतलब ये हो जाता है कि हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में अपन देखते हैं जो आड़ी लाइन खींची गई है उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ऐसे अक्षांश रेखाओं में अपन देखते हैं हमारे रीवा पन्ना के पठार से 23 डिग्री 10 मिनट से ये अक्षांश रेखाएं शुरू हो जाती है। तो कहाँ जाकर खत्म होती है? तो ये 25 डिग्री 12 मिनट पर जाकर खत्म हो जाती है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना के पठार का ये उत्तरी अक्षांश स्थिति होती है। फिर इसके बाद में इसके देशांतर स्थिति क्या होती है? तो आपको बताया था मैंने पहले भी कि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब जब पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 डिग्री GMT लाइन होती है या ग्रीनविच मेन रेखा होती है, उसके पूर्व में हमारा भारत स्थित है। और जब हमारा भारत पूर्व गोलार्ध में स्थित है तो हमारा मध्य प्रदेश भी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो रीवा पन्ना का पठार है, इस रीवा पन्ना के पठार का जो स्थिति शुरू होती है, तो रीवा पन्ना के पठार की स्थिति कहाँ से शुरू हो जाती है? तो इसकी स्थिति शुरू हो जाती है यहाँ से 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसकी विंध्य कगारी प्रदेश की देशांतर स्थिति होती है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये इसकी पूर्वी देशांतर स्थिति हुई और ये इसकी उत्तरी अक्षांश स्थिति हुई। तो ये इनकी स्थिति आपको याद रखना है। इसको हम सम्मिलित रूप से भौगोलिक स्थिति कहते हैं। फिर इसके बाद में इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर होती है।
फिर इसके बाद में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो हमारे मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो जो हमारे मध्य प्रदेश का 10.37% है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बिंदन का कार्य प्रदेश है या रीवा पन्ना का पठार है, बताइए यह हमारे मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो 10.37% याद रखेंगे आप लोग। अब इस बिंद का कार्य प्रदेश में या रीवा पन्ना के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और सागर, ये जिले आते हैं हमारे रीवा पन्ना के पठार में। इसके बाद में इसमें नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें केन, सोन, टोंस और बीहड़, ये नदियां इस रीवा पन्ना के पठार में आती हैं। फिर इसका तापमान कितना रहता है, तो इसका तापमान 82 डिग्री सेल्सियस ये अधिकतम तापमान होता है और इसका न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो बिंदन का कार्य प्रदेश होता है या रीवा पन्ना का पठार होता है, यहाँ पर अधिकतम तापमान कितना रहता है, तो ये 42 डिग्री आपको याद रखना है और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल काली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, मिश्रित लाल मिट्टी, और इसके बाद फिर या दोमट मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो रीवा पन्ना का पठार है उसमें मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये इतने प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। फिर यहाँ पर उद्योग कौन कौन से हैं, तो सीमेंट उद्योग ये सतना में स्थित है। इसके बाद में लाख का उद्योग रीवा में, ध्यान रखना। इसके बाद फिर हीरा तराशने का उद्योग ये पन्ना में स्थित है। तो ये उद्योग यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, रीवा पन्ना के पठार में। फिर इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि यहाँ से हमको खनिज कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो खनिज हमें यहाँ से चूना पत्थर ये सतना से प्राप्त होता है और हीरा ये हमें पन्ना से प्राप्त होता है। इसके बाद जिप्सम और कोरंडम ये भी हमें रीवा से प्राप्त होता है। फिर गेरू ये सतना से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पर्यटन स्थल में अपन देखते हैं सबसे पहले चचाई, तो ये चचाई क्या है, जलप्रपात है। और फिर आता है बहुटी, फिर केवटी, ये जलप्रपात हैं जो यहाँ के पर्यटन स्थल के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है ये, ठीक है। इसके बाद फिर भरूच स्तूप ये सतना जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। और ये भरूच स्तूप कौन बनवा कर गया था, तो ये सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में चित्रकूट और मैहर ये पवित्र नगर है और यह भी दर्शनीय स्थल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं विंध्य काकारी प्रदेश के बाद में मालवा का पठार। तो फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो चित्र हम देख रहे हैं हमारे एमपी का, तो एमपी के मैप में आप देख रहे हैं तो मालवा का पठार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आता है यहाँ से लेकर ये पूरा, इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं ये पूरा ये मालवा का पठार है, ये ठीक है, ये मालवा का पठार है। तो अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं मालवा के पठार को। और यहाँ पर जो पिक्चर आप दिखाई दे रहे हैं तो इस प्रकार से मालवा का पठार है, ये फैला हुआ है। आगे देखिए इसमें मालवा का पठार। अब मालवा के पठार में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, क्या कि हमारा मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, मालवा का पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार नहीं कई बार अपने से एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि लावा से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हमारे मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। अब ये क्या है लावा, तो आपको पता होगा कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी का विस्फोट होने के बाद में उससे लावा निकलता है और वह लावा फिर जहाँ जहाँ पर ऐसा बहता है तो उसको अपन कहते हैं बेसाल्ट की चट्टान, और उसी की बेसाल्ट की चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ठीक ऐसे फ्रेंड्स हमारे भारत में कई वर्षों पहले की बात है कि महाराष्ट्र का जो दक्कन क्षेत्र होता है तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी फटता है और उसका लावा बहता है और लावा बहने से काली में बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण हुआ और उन्हीं बेसाल्ट की चट्टानों के टूट फूट से फिर ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, तो यहाँ पर अपन देखते हैं काली मिट्टी किस कारण से है, तो ये लावा पहले जमा हुआ था यहाँ पर और उस लावा से फिर बेसाल्ट की चट्टान का निर्माण हुआ और बेसाल्ट की चट्टान से फिर हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो यह काली मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। फिर इस पर अपन देखते हैं
नर्मदा घाटी के उत्तर में ये है कहाँ से कहाँ तक, ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो नर्मदा घाटी है इसके उत्तर में, देखिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ फिर से। अभी हमने देखा है कि यहाँ पर देखिए ये नर्मदा घाटी है, तो ये नर्मदा घाटी के उत्तर में हमारा मालवा स्थित है, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि विंध्याचल श्रेणी से पूर्व में, अब विंध्याचल श्रेणी कहाँ से कहाँ तक रहती है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का मालवा जो क्षेत्र है, तो मालवा क्षेत्र में पश्चिम से लेकर ये इधर तक पूर्व तक हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में अपन जाते हैं यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा अशोकनगर, और अशोकनगर से लेकर यहाँ तक मंदसौर तक यह क्षेत्र फैला हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार कितना है मालवा के पठार का। तो मालवा के पठार का जो भौगोलिक विस्तार है फ्रेंड्स वो है, देखिए इसमें 74 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट ये पूर्वी देशांतरी स्थिति होती है, और जो अक्षांश स्थिति होती है 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देश उत्तरी अक्षांश, ये हमारे मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की स्थिति है। तो ये दोनों भौगोलिक विस्तार आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता था, तो ये अवंतिका के नाम से इसको हम जानते थे। और इस समय इसकी राजधानी क्या थी अवंतिका की, उज्जैनी। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि अवंतिका को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो उत्तरी अवंतिका और दक्षिणी अवंतिका। तो उत्तरी अवंतिका की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंतिका की राजधानी महेश्वर थी, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो पूर्वी भाग था इसका, तो पूर्वी भाग अकरा जिसकी राजधानी विदिशा थी, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो मालवा की अपन बात कर रहे हैं, इस मालवा का नाम मालवा कैसे हुआ फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि पुराणों में हमको एक जाति का वर्णन मिलता है, उस जाति का नाम है मालव जाति। तो ये मालव जाति यहाँ पर निवास करती थी, इसलिए क्षेत्र का नाम क्या हुआ, मालव इसका नाम हो जाता है। इसके बाद में ये मालव जाति कहाँ पर निवास करती थी, तो ये पंजाब चेनाब उस क्षेत्र में भी रहते थे। और पंजाब और चेनाब जो नदियाँ होती हैं उनके बीच का स्थान क्या कहलाता है, रेचना दोआब कहलाता है। तो यहाँ पर एक टर्म आई है क्या, दोआब। तो दोआब का सीधा सा मतलब आप ये समझिएगा कि दो नदियों के बीच का स्थान दोआब कहलाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि रावी और चेनाब, ठीक है, चेनाब और रावी, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो दोआब होता है, वह क्या कहलाता है, वह रेचना दोआब कहलाता है। तो वहां पर ये जाति रहती थी और वहां से फिर हमारे मध्य प्रदेश तक ये लोग आ गए थे, इसलिए इस मालव जाति के नाम पर हमारे मालवा का नाम मालवा हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। तो इस मालवा का क्षेत्रफल कितना है, तो इस मालवा के पठार का क्षेत्रफल हम देखते हैं, तो ये है 88,222.2 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का क्षेत्रफल है, आप इसको याद रखिएगा। और ये हमारे मध्य प्रदेश का कितना परसेंट है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 28.62% है, 28.62% हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में इसमें जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें अलीराजपुर, मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, और इसके बाद फिर देवास, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, ठीक है, इनके कुछ भाग हमारे मालवा क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी बहती है मालवा क्षेत्र में, तो मालवा क्षेत्र में काली सिंध, इसके बाद में फिर छिपरा, पार्वती, चंबल और बेतवा, ये नदियाँ बहती है हमारे मालवा के क्षेत्र में। फिर इसके बाद में इसका तापमान कितना है, तो इसका तापमान अपन देखते हैं मालवा के पठार में, तो इसमें अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान इसका 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वन भूमि कितनी है, तो 39 to 40% यहाँ पर वन भूमि होती है, मतलब 39% से 40% तक यहाँ पर वन क्षेत्र होता है। फिर इसके बाद में उद्योग कौन कौन से हमारे यहाँ पर, तो नागदा में कृत्रिम रेशा उद्योग है, इंदौर, रतलाम और देवास, तो इंदौर, रतलाम यहाँ पर भी उद्योग है। इसके बाद में देवास में क्या है, तो देवास में बैंक नोट प्रेस है। फिर इसके बाद में उज्जैन और भोपाल, यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग स्थित है। इसके बाद में भेल का नाम सुना होगा आपने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड,
ये कहाँ पर है, ये भोपाल में स्थित है। फिर इसके बाद में यहीं पर अपन देखते हैं पीथमपुर। पीथमपुर याद रखना फ्रेंड्स, धार जिले में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीथमपुर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इसके बाद में फिर यहाँ पर पर्वत पहाड़ी कौन कौन से हैं, तो अपन देखते हैं कि जो हमारा मालवा का पठार है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है। इसको याद रखेंगे आप। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो दक्षिणी भाग है महू में, तो यहाँ पर जाना पाव की पहाड़ी स्थित है, ये आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 854 मीटर। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, पहाड़ में तो पहाड़ी और पर्वत, तो पर्वत में पहाड़ी में थोड़ा सा अंतर होता है। पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी 1000 मीटर से ज़्यादा। तो जब किसी भी इस धरातल का या भूभाग का जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा हो, उसमें एक तीव्र ढाल हो और ऊपर चोटी हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। और पहाड़ी कैसे कहेंगे, तो पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, ठीक है। तो चोटी इसमें भी होती है पहाड़ी में भी, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी होगी 1000 मीटर से कम। तो ये आप याद रखेंगे। तो ऐसे पर्वत पहाड़ी में अपन देखते हैं कि पर्वत में यहाँ पर विंध्याचल पर्वत आता है, ठीक है। और इसी विंध्याचल पर्वत का जो दक्षिणी भाग है महू में, तो महू में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जानापाव पहाड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है 854 मीटर, और यहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम बांचू पॉइंट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है सिगार चोटी, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 881 मीटर फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। किसको नोट करेंगे आप, कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार चोटी, ये लिखा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 881 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड के पठार में अपन देखते हैं, तो बुंदेलखंड का पठार है किधर, तो आप यहाँ पर मैप में देख रहे हैं ये बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये ऐसा, ये पूरा बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। तो इस बुंदेलखंड के पठार में अपन देखते हैं कि बहुत सारे जिले आते हैं, और इसी बुंदेलखंड के पठार में कुछ पर्यटन स्थल है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में देखिए, ठीक है। तो इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बुंदेलखंड के पठार पर। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण ग्रेनाइट और निस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है बुंदेलखंड के पठार का। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, तो इसका भौगोलिक विस्तार अपन देखते हैं तो उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो इसकी उत्तरी अक्षांश से स्थिति क्या है, तो इसकी उत्तरी अक्षांश से स्थिति हम देखते हैं तो 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट तक इसकी उत्तरी अक्षांश से स्थिति होती है। फिर इसके पूर्वी देशांतरीय स्थिति कितनी है, तो पूर्वी देशांतरीय स्थिति में अपन देखते हैं कि 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट तक इसकी पूर्वी देशांतरीय स्थिति होती है। फिर इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो जिले इसमें निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, अशोकनगर, छतरपुर, सागर और पन्ना, ये इसमें जिले आते हैं, किसमें, बुंदेलखंड में। फिर इसके बाद में नदियां कौन कौन सी हैं इस क्षेत्र में, तो बेतवा, दसान, केन और सिंध, ये नदियां हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है। फिर इसके बाद में इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो 23,733 वर्ग किलोमीटर ये बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल है। और हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में इसका कितना प्रतिशत योगदान है, तो 7.70%, ये इतना योगदान है बुंदेलखंड के पठार का हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में। फिर इसके बाद में इसका तापमान कितना होता है, तो तापमान 40 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस इसका न्यूनतम तापमान होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिट्टी कौन कौन सी होती है, तो इसमें मिट्टी पाई जाती है काली, लाल, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो दोमट मिट्टी को मिश्रित मिट्टी कहते हैं क्योंकि दोमट का मतलब क्या होता है, 2 प्रकार की मिट्टी, ये दोमट मिट्टी का अर्थ होता है। तो इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो ये ओरछा कहाँ पर आता है, वर्तमान में टीकमगढ़ में आता है, ध्यान रखिएगा। तो ओरछा में बुंदेल राजाओं के द्वारा कुछ बनाए गए किले हैं, ये देखने लायक हैं। फिर इसके बाद में दतिया में एक सतखंडा महल है,
दर्शनीय स्थल है। फिर इसके बाद में खजुराहो, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, जानते हैं आप लोग। इसी खजुराहो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो खजुराहो में ही हम देखते हैं शिव मंदिर, वैष्णो मंदिर, इसके बाद जैन मंदिर, ये देखने लायक है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर जौहर कुंड, खूनी दरवाजा और नौखंडा महल, पीताम्बरा पीठ, ये दतिया में आता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सब दर्शनीय स्थल यहाँ पर स्थित है। फिर यहाँ की ऊंची चोटी का नाम क्या है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बुंदेलखंड की ऊंची चोटी का नाम क्या है, सिद्ध बाबा। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत का पठार। अब मध्य भारत का पठार किधर है, तो इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आप, ये मध्य भारत का पठार है। यहाँ पर ये सब, यहाँ से आप देखोगे तो ये पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ये मध्य भारत का पठार है, ये ऐसा। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, तो मध्य भारत के पठार में अपन शुरू करते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार कितना है। तो इसका भौगोलिक विस्तार अपन देखते हैं कि 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट, ये इसकी उत्तरी अक्षांश स्थिति होती है। और पूर्वी देशांतरी स्थिति क्या है, तो पूर्वी देशांतरी स्थिति इसकी होती है 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट, पूर्वी देशांतरी स्थिति इसकी होती है। तो मैं आपको उत्तरी अक्षांश स्थिति और पूर्वी देशांतरी स्थिति पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। फिर नदियाँ, इसमें नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल। फिर दूसरी नदी कौन सी है, सिंध। तीसरी नदी पार्वती, चौथी कुंवारी, फिर पांचवी कूनो। ये नदियाँ कहाँ पर हैं, मध्य भारत के पठार में स्थित है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं। फिर इसका क्षेत्रफल कितना है, तो भैया 32,896 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल होता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का 10.7% है ये। तो आपको इसका परसेंट जरूर याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आपसे पूछ सकता है कि मध्य भारत का पठार है, इसका हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत योगदान है, तो आपको याद रखना है 10.7%। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जिले भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी। ठीक है, इसके बाद गुना, नीमच और मंदसौर वाला हिस्सा, ये किसमें आते हैं, हमारे मध्य भारत के पठार में। फिर इसके बाद में आगे अपन देखते हैं इसका तापमान कितना होता है। तो इसका तापमान अधिकतम 40 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसके बाद में इसमें वर्षा कितनी होती है, तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह क्षेत्र आता है, मध्य भारत का पठार। फिर इसके बाद में इसमें वन, तो यहाँ पर वन का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर 20 से 27% वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा, तो शीशम, खेर और बबूल, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें मिट्टी कौन कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। काली मिट्टी तो आप समझ रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी का अर्थ क्या होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का अर्थ होता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है। तो इस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। उद्योग कौन कौन से हैं, तो उद्योग में शक्कर उद्योग, केलारस, ये मुरैना में आता है। फिर डबरा उद्योग, ये ग्वालियर में स्थित है। फिर खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना, ये हमारे शिवपुरी में और बानमोर में होता है। तो शिवपुरी तो जिला है ही, और बानमोर किस में आता है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये ऐसे स्थान है जहाँ पर ये खेर के पेड़ से कत्था बनाने का कारखाना है। तो एग्जाम में अपने से पूछा भी जा चुका है कि खेर से कत्था बनाने का कारखाना कौन कौन से जिलों में है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है मुरैना, फिर याद रखना है आपको शिवपुरी। इसके बाद में फिर अगला जाता है दर्शनीय स्थल। तो यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसमें आप देखिए दतिया में ये सतखंडा महल है, और ग्वालियर का दुर्ग, ये ग्वालियर का किला किसने बनवा कर गया था, तो ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने बनवाया था 525 ईस्वी में, जिसे किलों का जिब्राल्टर कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद में यहीं पर गुजरी महल, फिर हाथी फोड़ दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, और इसके बाद में मोती महल और सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर और जैन मूर्तियाँ, ये सब दर्शनीय स्थल है कहाँ पर, अपने ग्वालियर क्षेत्र में। फिर इसके बाद में इसी ग्वालियर का नाम हमें
हमारे इतिहास में पद्मावती मिलता है या पवाया नाम मिलता है, और यहीं पर कौन से राजाओं का शासन रहा था, तो यहीं पर नागवंश के राजाओं का शासन था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप लोग इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। अब नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर है, तो जैसे आप पिक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये नर्मदा सोन घाटी है, ये इसका चित्र देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये नर्मदा सोन घाटी है, ये यहाँ से लेकर ऐसे ये जो क्षेत्र है पूरा ये नर्मदा सोन घाटी है। तो इसमें ध्यान रखेंगे आप। तो नर्मदा सोन घाटी नाम इसका क्यों है, क्योंकि जो भी नदी जिस क्षेत्र से बहती है तो उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा, घाटी क्षेत्र कहलाता है। तो नर्मदा नदी जिन क्षेत्रों से होकर बहती है उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ये नर्मदा घाटी में अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए ये नर्मदा घाटी है, ये मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, है ना। तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नर्मदा सोन घाटी में सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है यह किस प्रकार का क्षेत्र है। तो आपको याद रखना होगा कि नर्मदा घाटी क्षेत्र यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग कौन सा है, तो नर्मदा सोन घाटी। क्यों है, तो ये भ्रंश घाटी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे जो भौगोलिक विद्ता है वो बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि पृथ्वी में, धरती में आंतरिक हलचल होती है। आंतरिक हलचल होने के कारण क्या हुआ, दरार हुई, और दरार होने से दो भाग में डिवाइड हो जाता है ये। तो एक भाग इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हुआ और दूसरा भाग हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हुआ। तो इसमें अपन देखते हैं कि बीच में जो गहरा क्षेत्र हुआ था उस गहरे क्षेत्र को ही हम भ्रंश घाटी क्षेत्र कहते हैं। तो यह भ्रंश घाटी क्षेत्र में हमारी नर्मदा नदी बहती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी किस घाटी क्षेत्र में बहती है, तो ये भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती है। ठीक है, इसके बाद में यही नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की बजाय एस्चुआरी का निर्माण करती है, क्योंकि गहरे खड्डे से होते हुए बहती है, इसलिए अपने मुहाने पर ये डेल्टा की बजाय क्या बनाती है, एस्चुआरी का निर्माण करती है। तो आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र किस प्रकार का है, ये भ्रंश घाटी क्षेत्र है। फिर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 300 से 400 मीटर है बस। फिर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति अपन देखते हैं कि 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसकी उत्तरी अक्षांश से स्थिति है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की। फिर इसकी देशांतर स्थिति क्या है, तो पूर्वी देशांतर स्थिति अपन देखते हैं कि 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र स्थित है। ये आपको इसमें याद रखना है। फिर इसके बाद में इसमें नदियां कौन कौन सी हैं, तो नदियां इसमें नर्मदा, फिर सोन, जोहिला, ये नदियां इसमें स्थित है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में। और इनका उद्गम कहाँ पर हुआ है, तो इनका ओरिजिन पॉइंट अमरकंटक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसी में तवा नदी किस में आकर मिलती है, नर्मदा नदी में। इसके अलावा कुछ दाहिनी तरफ से और कुछ बाएं तरफ से बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिलती हैं नर्मदा नदी में, तो ये सब इसके सहायक नदियां कहलाती हैं। फिर इसके बाद में जो नर्मदा नदी है इसको और भी अन्य नामों से हम जानते हैं, जैसे भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक के रहने वाले थे टालमी, तो टालमी ने नर्मदा नदी को नामोदोष कहा है। ये हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि नर्मदा नदी को नामोदोष किसने कहा था, तो ये टालमी ने कहा था। फिर इसके बाद में इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो अन्य नाम में अपन देखते हैं रेवा, फिर इसके बाद में मेकल सुता और सोमोदेवी, ये सब नर्मदा नदी के ही नाम होते हैं। फिर इसके बाद में आगे अपन देखते हैं कि नर्मदा नदी के उद्गम से 8 और 10 किलोमीटर के बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर कुछ जलप्रपात है। तो जलप्रपात कौन कौन से मिलते हैं, तो कपिलधारा और दुग्धारा, ये जलप्रपात हमको इसी नदी पर मिलते हैं। फिर इसके बाद में जबलपुर का जो भेड़ाघाट स्थान है, तो जबलपुर के भेड़ाघाट में ही हमें एक प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं, और इसे धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई 15 मीटर होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। फिर नर्मदा नदी पर ही हम देखते हैं कि बड़वाह के पास 12 मीटर ऊंचा जलप्रपात कौन कौन सा है, तो एक है इसमें मानधाता जलप्रपात और दूसरा है
दर्दी जलप्रपात। फिर इसके बाद में महेश्वर के पास में एक जलप्रपात है जिसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो ये सभी जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं? तो ये नर्मदा नदी पर ही है, आपको याद रखना है। और ये सहस्त्रधारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8 मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। फिर इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल, नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का 26% हिस्सा है, ध्यान रखेंगे आप। फिर इसके बाद में इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? तो इसमें जिले में पहला जिला है अनूपपुर, दूसरा है मंडला, तीसरा डिंडोरी, चौथा जबलपुर, फिर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, इसके बाद धार, सीहोर, बुधनी, देवास और बड़वानी, अलीराजपुर। इन जिलों से होकर, इन क्षेत्रों से होकर ये गुजरती है। तो यहाँ पर हमने जो बुधनी लिखा है, ये बुधनी किस जिले में आता है फ्रेंड्स? तो ये सीहोर जिले में ही आता है, ठीक है। ये अलग से कोई जिला नहीं है बुधनी, ये सीहोर जिले में आता है बुधनी, ठीक है। तो इतने जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। इसका तापमान कितना है? तो यहाँ पर अधिकतम तापमान इसका 40 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान इसका 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो 70 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और वन कितने हैं यहाँ पर? तो 25% वन भूमि यहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिट्टी कौन कौन सी है? तो यहाँ पर मिट्टी में अपन देखते हैं काली मिट्टी, इसके बाद गहरी काली मिट्टी और कंकरीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी इस नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर उद्योग कौन कौन से हैं? तो सीमेंट उद्योग है, कांच के उद्योग है, चूना मिट्टी उद्योग है, इसके बाद फिर चीनी मिट्टी उद्योग है और संगमरमर। इस प्रकार के उद्योग इस क्षेत्र में स्थित हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो दर्शनीय स्थल में अपन देखते हैं तिगवा मंदिर, ये जबलपुर में मिलता है हमें। फिर रूपनाथ, ये जबलपुर में अशोक का शिलालेख है, याद रखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद भेड़ा घाट, ये जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर, पहले आपको बताया जा चुका है। ओमकारेश्वर, तो ये ओमकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा में। फिर बावन गजा, ये बड़वानी में है। फिर महेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन इसमें देखते हैं कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी किधर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर मैं आपको मैप में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से इधर, ये यहाँ से लेकर पश्चिम में इधर, तो पश्चिम में जो गुजरात वाला हिस्सा है, तो यहाँ से लेकर आगे तक अपन जाते हैं, ये पूरी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी होती है। और यहाँ पर देखिए इसका एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब आप सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी को, तो ये समझ गए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए इसमें सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है, तो इसका भौगोलिक विस्तार कितना है? तो इसका भौगोलिक विस्तार अपन देखते हैं कि 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश से स्थिति इसकी होती है। किसकी? ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की। फिर इसके बाद में पूर्वी देशांतर स्थिति कितनी इसकी? तो इसकी पूर्वी देशांतर स्थिति है 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थिति, ये इसकी होती है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि ये किसके किसके बीच का क्षेत्र है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच का स्थल है ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी होती है यह किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो याद रखेंगे आप। इसके बाद में इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, और है कहाँ पर? ये पचमढ़ी में। किस पर्वत श्रेणी में है? तो महादेव पर। तो याद रखेंगे आप, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है महादेव श्रेणी। फिर इस सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की 3 श्रेणियां हैं, तो इसकी 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है यह कहलाता है राजपीपला पर्वत श्रेणी, जो गुजरात और हमारे मध्य प्रदेश में भी आता है। फिर ग्वालीगढ़ और महादेव पर्वत श्रेणी, ये हमारे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का बीच का भाग होता है। फिर मैकाल पर्वत श्रेणी, तो ये मैकाल श्रेणी किधर है? ये मैकाल पर्वत श्रेणी हमारे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग कहलाता है।
ठीक है। इसके बाद में इसमें नदियां कौन कौन सी बहती हैं, तो यहाँ पर नदियां ताप्ती, वैनगंगा, तवा और शक्कर तथा वर्धा, ये नदियां इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की हैं। फिर इसके बाद में इसमें जिले कौन कौन से हैं, तो जिला इसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, मंडला और बुरहानपुर, ये जिले आते हैं किसमें, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में। फिर इसके बाद में यहाँ पर तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इसका अधिकतम तापमान होता है, और इसका न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो न्यूनतम यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी भी होती है। फिर साधारण गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ये खरगोन जिले में पाई जाती है। फिर लाल और पीली मिट्टी ये बालाघाट तथा सिवनी जिले में पाई जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं, तो खनिज पदार्थों में मैग्नीज ये बालाघाट में है, और छिंदवाड़ा में, दोनों जगह ध्यान रखना, बालाघाट और छिंदवाड़ा दोनों जिलों में हमको मैग्नीज खनिज प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध जिला है उसका नाम है बालाघाट, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड खदान का नाम आपने सुना होगा, तो मलाजखंड खान कहाँ पर है, बालाघाट में, तो तांबे की खान है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे आप। फिर इसका तो बॉक्साइट ये बालाघाट की बेहर तहसील से हमें प्राप्त होता है। फिर चीनी मिट्टी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो चीनी मिट्टी छिंदवाड़ा से प्राप्त होती है। फेल्सपार कहाँ से प्राप्त होता है, छिंदवाड़ा से मिलता है। फिर संगमरमर ये हमें बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा इन क्षेत्रों से हमें संगमरमर प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में कोयला ये नरसिंहपुर जिले से प्राप्त होता है, बैतूल से प्राप्त होता है, होशंगाबाद से प्राप्त होता है, छिंदवाड़ा से, और शाहपुरा तवा क्षेत्र बैतूल यहाँ से भी हमें कोयला प्राप्त होता है। और कान्हन घाटी और पेंच घाटी इन क्षेत्रों से भी कोयला हमें प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर वन किस प्रकार के हैं, तो हमको यहाँ पर देखते हैं कि जो सागौन है, बांस है, साल है, ये वृक्ष यहाँ के वन में ज़्यादा पाए जाते हैं। उद्योग में, तो उद्योग में सूती हरगा, ये सूती हथकरघा वस्त्र उद्योग यहाँ पर पाया जाता है, जो बुरहानपुर जिले में है। फिर इसके बाद में कागज उद्योग भी यहीं पर है, तो कागज का उद्योग कहाँ पर है, नेपानगर में। तो ये किस प्रकार के कागज बनाता है, तो ये अखबारी कागज बनाने का कारखाना है। ये हमारे MPPSC ने पूछा है कि अखबारी कागज बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो ये नेपानगर में है। और नेपानगर किस जिले में आता है, तो ये बुरहानपुर में आता है, ये आप इसको याद रखेंगे। फिर इसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो दर्शनीय स्थल इसके पचमढ़ी, जिसको हम हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं, होशंगाबाद जिले में आता है। फिर अस्सीगढ़ का किला फेमस है, बुरहानपुर में है। फिर इसके बाद बादशाही किला और बीबी की मस्जिद, ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी बुरहानपुर में ही स्थित है। फिर इसके बाद में इसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मंडला जिले में आता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। और यही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला उद्यान है, जो हमारे MPPSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, बघेलखंड का पठार। अब बघेलखंड का पठार कहाँ पर है, तो बघेलखंड का पठार आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, देखो अब पहले बता चुका हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर मैप में फिर भी एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर आप देखते हैं ये पूरा ये मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र ये क्या कहलाता है, बघेलखंड का पठार कहलाता है। तो बघेलखंड के पठार में अपन देखते हैं कि इसमें सोन नदी पूर्व, ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो बघेलखंड का पठार है यहीं पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो इसमें अपन देखते हैं तो सोन नदी ये पूर्व तथा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र, जो कि 1550 मीटर से अधिक ऊंचा तथा नीचा और कटा फटा क्षेत्र है। तो अपने से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कटा फटा कौन सा पठारी क्षेत्र है, कौन सा भाग है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें ये अपना बघेलखंड का पठार ये अधिक ऊंचा नीचा और कैसा है, कटा फटा क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद फिर इसी में अपन देखते हैं कि इसमें इसके विस्तृत क्षेत्र में आद्य महाकल्प और जुरेसिक काल के सेल समूह हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ये आद्य महाकल्प ये बहुत पुरानी कल्प की बात है, ये बहुत पुराने समय की बात है। उस समय में इस क्षेत्र का निर्माण हुआ था। इसमें अपन देखते हैं कि जुरासिक काल का भी क्षेत्र है। इस जुरेसिक काल की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं बघेलखंड के पठार में। इसके बाद फिर इसका भौगोलिक विस्तार कितना होता है, तो इसका भौगोलिक विस्तार है 23 डिग्री 40 मिनट से
24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थिति है ये बघेलखंड के पठार की। इसके बाद में फिर 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारे बघेलखंड की स्थिति है। तो ये हमारे बघेलखंड का ये भौगोलिक विस्तार याद रखेंगे आप। एक उत्तरी अक्षांश स्थिति याद रखेंगे और इसकी पूर्वी देशांतर स्थिति याद रखेंगे आप। इसके बाद फिर इसमें जिले कौन कौन से जाते हैं, तो जिले में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, इसके बाद में अनूपपुर, उमरिया और कटनी, ये आ जाते हैं किसमें, बघेलखंड के पठार में आते हैं। फिर इसके बाद में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है, जो हमारे मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, 7% है। फिर नदियां कौन कौन सी है इसमें, तो सोन नदी, टोंस, बीहड़ और जोहिला, ये इसके प्रमुख नदियां हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो लाल बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। फिर इसमें वन किस प्रकार के हैं, तो वन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें साल, सागौन, हर्रा और तेंदू, इस प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसे वन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं और जलवायु के परिवर्तन के अनुसार, इसमें मौसम के परिवर्तन के अनुसार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ऐसे आपने देखे होंगे कि जैसे साल का पेड़ है, सागौन का पेड़ है, इनकी पत्तियां मौसम के अनुसार गिर जाती हैं, तो इसलिए इनको पर्णपाती वन कहते हैं। फिर इसकी सीमा, तो इसकी सीमा सिंगरौली, सीधी, शहडोल और अनूपपुर, बालाघाट छत्तीसगढ़ से स्पर्श होते हैं। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बघेलखंड का जो पठार है इसके कौन कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, तो इन जिलों के नाम आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो दर्शनीय स्थल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये उमरिया जिले में आता है। फिर अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, फिर जोहिला रिवर का ओरिजिन होता है। तो ये 3 नदियों का उद्गम स्थल है अपना अमरकंटक, और यह अमरकंटक किस जिले में आता है, तो ये अनूपपुर जिले में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।